सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो मैं पुनः एक बार आप सबके बीच उपस्थित हूँ क्लास 12th रसायन विज्ञान लेकर के, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के। और क्लास 12th का जो पहला लेसन है वह है द सॉलिड स्टेट, ठोस पदार्थ, यानी कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोग एक चीज जानते हो कि केमिस्ट्री ज्योमेट्री एक ऐसी वफा है, शाम को पढ़ो सुबह को सफा है, या सुबह को पढ़ो शाम को सफा है। तो इस थ्योरी को हम लोग गलत साबित करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री या केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जितना ही स्टडी करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही वो बेहतर होगा। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने या जानने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला लेसन। लेसन का नाम है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है, ठोस वस्तुओं के बारे में हम लोगों को इस लेसन में स्टडी करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं। तो द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है द्रव्य या पदार्थ, यानी कि द स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य या पदार्थ। बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि द्रव्यों को तीन भागों में रख करके स्टडी करते हैं। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, या उनकी द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं तीन होती है, लेकिन चौथी अवस्थाएं भी हैं। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड, ठोस को, उसके बाद पढ़ते हैं द्रव को, लिक्विड को, उसके बाद पढ़ते हैं गैस को, और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी अवस्था मानी गई है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, तो चौथी प्लाज्मा हो गई। सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे और प्लाज्मा किसे कहेंगे। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में जो इसके स्टेट हैं उनको चार वर्गों में रख करके अध्ययन करते हैं। और हम लोगों को इस चैप्टर में केवल सॉलिड के बारे में बात करनी है, तो थोड़ा थोड़ा सा बस इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले द्रव को देख लें कि द्रव क्या है। सॉरी, द्रव्य मैं लिख दिया हूं, द्रव। द्रव क्या है? तो द्रव वह, यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यानी कि द्रव को किसी भी पात्र में रख देंगे तो उसके आकार को वह ग्रहण कर लेता है, उसके आकार को ग्रहण कर लेगा। यानी कि जितने भी लिक्विड हैं वो सब आपके किस में आ जाएंगे? द्रव में आ जाएंगे, जितने भी तरल हैं। अब अगला देखेंगे गैस। गैस किसे कहते हैं? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका न आयतन और न ही आकार, यानी कि दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, उसको हम कहते हैं गैस। प्लाज्मा क्या है? तो द्रव्य की वह अवस्था जो पिघली हुई रूप में पाई जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा। जैसे सूर्य के नजदीक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं जो वहां पर पाए जाते हैं, वो पिघली अवस्था में, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो पिघली हुई अवस्था में द्रव्य कि वह अवस्था जो पिघली हुई रूप में पाया जाता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। एक चीज और बच रहा है, ठोस। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस को आइए हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने द्रव्य को नहीं बताया, तो द्रव्य या पदार्थ को भी मैं बता दूं कि द्रव्य या पदार्थ वे होते हैं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिनमें कुछ भार होता है, जिनमें कुछ जड़त्व का गुण पाया जाता है। वे सारी चीजें आपके द्रव्य में आती हैं। तो अब हम लोगों को जानना है कि ठोस क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है, क्योंकि हम लोग को इस वीडियो में, इस लेसन में, एक तरीके से कहिए इस लेसन में सॉलिड स्टेट पे चर्चा करनी है। सॉलिड स्टेट क्या है? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसी को विद्यार्थियों हम लोग नाम देते हैं ठोस। यानी कि ठोस क्या है? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ठोस। या ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण, यानी कि उस पदार्थ के, उस वस्तु के, उस द्रव्य के जो कण होते हैं, जैसे
अणु, परमाणु तथा आयन अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा दृढ़ता से बंधे होते हैं, उसी वस्तु को हम कहते हैं ठोस वस्तु। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म जो भाग होता है वो कण होता है। कण से आपके परमाणु बनते हैं, परमाणुओं से अणु बनते हैं और अणुओं से आपके पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन प्रबल आंतराणविक बल के, अंतराणविक आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ठोस। और देखिए ठोस तो हम लोग जान लिए, जैसे कोई भी धातु हो गया, सोना चांदी, लोहा, तांबा, यानी कि जितनी भी धात्विक वस्तुएं हो गई ये सब आपकी ठोस में, ईंट पत्थर ये सब ठोस। यानी कि जो सॉलिड स्टेट की अगर हम लोग बात करें, इसके कुछ अगर हम एग्जांपल देख लिए, जैसे धातुएं हो गई, ईंट पत्थर, ये सब लकड़ी, कुर्सी मेज, ये सब आपके ठोस में आ जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग और आगे इसके देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एक इस सॉलिड स्टेट को जानने से पहले जब हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, आप लोग क्लास 12th पढ़ रहे हो, तो एक क्रिस्टलाइजेशन साइंस की बात होती है। क्रिस्टल विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। क्योंकि ठोसों को दो भागों में रख करके अध्ययन करते हैं, एक होता है क्रिस्टल और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टल। यानी कि एक होता है क्रिस्टलीय पदार्थ और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ। मैं इसको बताऊंगा, फिलहाल इसके हम लोग गुणों को देख लेते हैं। तो ठोस के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, यानी कि ठोसों के गुण, ठोसों के गुण यानी कि ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे। तो ठोसों के गुण में सबसे पहले देखेंगे कि ठोसों का यानी कि ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, गुण हम लोग देख रहे हैं। ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है जी, निश्चित होगा। यानी अगर कोई यह वस्तु है इतना बड़ा तो यह इतना ही बड़ी रहेगी, यानी कि यह छोटा नहीं होगा। लेकिन अगर अन्य चीज को अगर यानी कि इसका अगर आकार जितना बड़ा है वो आकार इतना ही रहेगा। अगर यही द्रव होता, अगर इसको बाल्टी में रख देते तो उस आकार का लेता, ग्लास में रखते ग्लास के आकार का, जिस पात्र में रखेंगे उस आकार को वो ग्रहण करता। तो हम लोग देख रहे हैं कि ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और अगला पॉइंट देखेंगे कि ठोस पदार्थों में यानी कि ठोस पदार्थों में दृढ़ता, रिजिडिटी यानी कि रिजिड बॉडी एक तरीके से कह सकते हैं, दृढ़ता का गुण होता है, गुण पाया जाता है। अगला, अभी मैं इसको समझा रहा हूं, अगला पॉइंट, ठोसों में असंपीड्यता, नॉन कंप्रेसिबिलिटी, असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। थोड़ा सा इस पॉइंट को इसको समझिए। अभी हम लोग इसमें क्या देख रहे थे कि अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा दृढ़ता से बंधे होते हैं। अगर यह कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ के ऊपर अगर हम कंप्रेस करेंगे, इसको कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको दबाव डालेंगे, दबाएंगे, तो यह आसानी से अपने आकृति को, अपने आकार को चेंज नहीं करेगा। अगर लोहा है, लोहे को दबाएंगे तो वह आकार को अपने बदलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर असंपीड्यता, वो संपीड्य नहीं, ये नहीं कि दबा रहे हैं और दबाने को दब जाए, दबेगा नहीं। यानी कि उसके अंदर जो कण है, इसके अंदर के जो ये कण हैं, ये सभी कण परस्पर एक दूसरे से आकर्षण बलों के द्वारा बहुत ही मजबूती से बंधे हैं। क्योंकि इस पदार्थ के अंदर के जो कण हैं, इस पदार्थ में, ठोस वस्तुओं में जो कण होते हैं, उनमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे उनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। और जब दूरी कम हो जाएगी तो आप जानते हैं कि लगने वाले आकर्षण बल का मान जो होता है वहां पर प्रबल हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन सॉरी F इक्वल टू के या जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में आनंद में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण बल लगने वाला है जो अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। अगला देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोसों का घनत्व, ठोसों का घनत्व बहुत ऊंच, ठोसों का घनत्व क्या होता है? बहुत ऊंच होता है। जब ठोसों का घनत्व बहुत ऊंच होता है तो इस कारण इनको गर्म करने पर इनमें प्रसार बहुत कम होता है। ठोसों का आकार बहुत ऊंच होता है, जिससे हम कह सकते हैं, जिससे ऊष्मीय प्रसार बहुत निम्न या नगण्य के बराबर होता है, निम्न होता है। यानी कि जब घनत्व अधिक होगा तो उसमें प्रसार क्या होगा? बहुत कम पाया जाएगा। उसके बाद से इनकी ऊष्मीय ऊर्जा, अब इसी से रिलेटेड और पॉइंट देख लीजिए, यानी कि ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा, ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? निम्न होती है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें का, ठोसों के गुण में ही, यानी कि ठोसों की लिख सकते हैं, ठोसों की स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक ऊंच होती है, ऊंच एवं गतिज ऊर्जा शून्य होती है या निम्न होती है, शून्य होती है। कैसे? ध्यान दीजिए, ठोसों की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थिति के कारण वो, यानी कि इनका जो पोजीशन होता है, इनकी स्थिति के कारण जो इनके अंदर ऊर्जा निहित होती है वो अधिक होती है, लेकिन इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनकी अधिक मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इनकी जीरो या निम्न होती है। ऐसे ही करके ठोसों के गुण बहुत सारे हैं जिनको आप लोग देख लेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण गुणों को आप लोगों के समक्ष लिखा है। और भी चाहेंगे तो चलिए एक और लिख दे रहे हैं, बल्कि कि ठोसों में अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, और इसी के कारण आकर्षण बल ऊंच होता है, अच्छा अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। हम लोग क्या देखें कि इन पॉइंटों को हम लोगों ने कवर कर लिया कि ठोसों के गुण, ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पुनः हम लोगों ने देखा कि ठोस पदार्थों में दृढ़ता का गुण पाया जाता है, ठोसों में असंपीडितता का गुण होता है, ठोसों का घनत्व तो बहुत ऊंच होता है, जिससे उनमें ऊष्मीय प्रसार निम्न होता है, ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है इनमें, इनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है, और ठोसों में अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है, जिससे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इस तरीके से हम लोगों ने ठोसों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को देख लिया। तो अब विद्यार्थियों आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, इन ठोस पदार्थों का अध्ययन, यानी कि ठोसों या ठोस पदार्थों को दो वर्गों में रख करके हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय पदार्थ और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं? जिनका आकार निश्चित होगा, बदलेगा नहीं, वो आपके क्रिस्टल में आएंगे, और जिनका आकार बदलता रहता है, बदल जाएगा या बदलता रहता है, उनको हम अक्रिस्टलीय में अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इसके आगे बताता हूं कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ठोस
पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, या ठोस पदार्थ दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय पदार्थ और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो देखेंगे कि क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहेंगे और अक्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं और इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। मैंने बताया कि अक्रिस्टलीय ठोस ऐसी ठोस वस्तुएं होती हैं या ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संपीड्यता एवं दृढ़ता तो पाया जाता है, लेकिन उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। यानी कि ठोस पदार्थों का अक्रिस्टलीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संपीड्यता तथा दृढ़ता तो पाई जाती है, माने असंपीडित तथा दृढ़ता तो पाई जाती है, लेकिन उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। यानी कि अक्रिस्टलीय पदार्थ को अगर रख दिए हैं एक चादर के रूप में ऐसे, तो अगर इसको इसके ऊपर ताप दाब का प्रभाव अगर डालें तो इसकी जो ज्यामितीय संरचना है वो बदल जाएगी। जैसे अगर हम कांच को लेते हैं तो साथियों कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस है। उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसकी संरचना जो होती है वो बदलने लगती है और पिघल करके वो यानी कि वो पिघल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें असंपीडितता तथा दृढ़ता का गुण तो पाया जाता है, परंतु उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, क्योंकि ठोसों की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस पदार्थ वे द्रव्य या पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु और आयन, इनके मध्य जो होता है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है या अंतराण्विक बल जो होता है अधिक पाया जाता है, जिसके कारण वो ठोस हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, अणु, परमाणु तथा आयन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, यानी कि उनकी जो संरचना होती है उनमें जो उनका निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो अलग अलग तरीकों से होता है, निश्चित नहीं होते हैं। तो उनको हम कहते हैं असंपीड्य अक्रिस्टलीय सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इनका अगर एग्जाम्पल हम देख लें कि इनका एग्जाम्पल क्या है, तो इनके एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जैसे कांच। याद रखिएगा अक्रिस्टलीय में एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आप याद रखिएगा कांच, रबर, मोम, कांच, रबर, मोम, ऐसे करके प्लास्टिक पदार्थ, कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक के पदार्थ, स्टार्च, ये सारे चीज जो आते हैं आपके अक्रिस्टलीय में आते हैं। और अक्रिस्टलीयों में विद्यार्थियों एक पॉइंट आप महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहिएगा। जानना क्या है, क्योंकि अक्रिस्टलीय पदार्थों में द्रवों की भांति, इनमें द्रवों की भांति प्रवाह होता है, और जब द्रवों की भांति इसमें प्रवाह होता है तो उसी प्रवाह को देखिए एक चीज इसमें, यानी कि अक्रिस्टलीय पदार्थों में द्रवों की भांति प्रवाह, जब इनमें द्रवों की भांति प्रवाह पाया जाता है तो इसी को हम कहते हैं, इसी प्रवाह को एक नाम देते हैं, यानी कि इसी को एक नाम दे देते हैं आभासी ठोस या अशितित द्रव भी हम कहते हैं। इसको कहते हैं अशितित द्रव या इसी को कहते हैं आभासी ठोस या आभासी प्रवाह। इसी को एक और नाम से जानते हैं आभासी ठोस या अशितित, आभासी ठोस या अशितित द्रव की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जो कांच है, कांच को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें भी प्रवाह होने लगता है और धीरे धीरे वह अपनी आकृति को बदल देता है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो गुण क्या है।
यानी अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण में अगर हम लोग देखेंगे तो इनके अवयवी कण द्रव की भांति अव्यवस्थित होते हैं, क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं अनियमित गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते हैं। तो इनमें भी द्रवों की भांति जो इनके कण होते हैं अव्यवस्थित होते हैं, तभी तो इनको हम अस्थित द्रव की संज्ञा दे रहे हैं या आभासी ठोस कह रहे हैं, क्योंकि इनमें भी प्रवाह होता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि इनके अवयवी कण द्रव की भांति अव्यवस्थित होते हैं। इनकी स्थितिज ऊर्जा, अगला पॉइंट देख सकते हैं कि इनकी स्थितिज ऊर्जा क्रिस्टलीय पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, जबकि हम ठोस पदार्थों में जानते हैं कि ठोस पदार्थों की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा शून्य या बहुत कम होती है। तो अब देखेंगे कि चूंकि ठोस दो प्रकार के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो अक्रिस्टलीय ठोसों की गतिज ऊर्जा क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना में थोड़ा सा अधिक होती है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, इनका गलनांक निश्चित व स्पष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इनका गलनांक फिक्स होगा कि इतना टेम्परेचर देंगे तो पिघलेगा, ऐसा नहीं है। इनका गलनांक निश्चित एवं स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि कांच को जब हम गर्म करते हैं तो जैसे उसको गर्म करना शुरू करेंगे धीरे 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 वो पिघलना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें उसके पिघलने का गुण शुरू हो जाता है, यानी कि आभासी ठोस इसीलिए कहते हैं उसको, यानी कि उसमें प्रवाह धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका गलनांक निश्चित व स्पष्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सीमा तक संपीड़ितता व दृढ़ता पाई जाती है। इनमें अक्रिस्टलीय पदार्थों में, अक्रिस्टलीय ठोसों में कुछ निश्चित सीमाओं तक, कुछ ही सीमा तक उनके अंदर संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी और दृढ़ता जो होती है पाई जाती है। उसके बाद वह उसके व्यवहार को तोड़ देता है, यानी कि उसके बाद वह गुण समाप्त हो जाता है। उसके बाद से इसमें देखिए, इसको पिघला करके, अक्रिस्टलीय ठोसों को पिघला करके उनको एक निश्चित सांचे में ढाला जा सकता है। जैसे कांच को पिघला करके कांच के बर्तन, कांच की गोलियां, कांच के बीकर, पीपेट, यानी कि जो अन्य सारे ऑपरेटर्स भी बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक को पिघला करके, मोम को पिघला करके, यानी कि ये सारी चीज जो हुए आपके, यानी कि इन रूपों में इनको ढाला जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या है और अक्रिस्टलीय पदार्थों के गुण क्या हैं। इसका विस्तृत चर्चा आगे हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग अब देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो दूसरा हम लोगों का है, यानी क्रिस्टलीय ठोस। पहला तो था अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा था क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो अक्रिस्टलीय में उसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती थी, लेकिन क्रिस्टलीय में इसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाएगी। तो इसका परिभाषा क्या होगा देख लेते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संपीड़ितता एवं दृढ़ता के साथ एक विशेष ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संपीड्यता एवं दृढ़ता के साथ एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय आकृति पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय पदार्थ। और जिनमें विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय पदार्थ। अक्रिस्टलीय पदार्थ में हम लोगों ने कांच को देखा, और इसमें हम लोग देख लेंगे कि और इसका थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद बताता हूं। वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण, यानी कि अवयवी कण में जैसे अणु, परमाणु, ये आयन, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका लें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे NaCl, नमक देख रहे हैं। नमक आपका एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। अगर इनको तोड़ेंगे तो ये भिन्न भिन्न टुकड़ों में छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में आसानी से टूट सकते हैं। अब देखिए NaCl हो गया, उसके बाद से गंधक हो गया, सल्फर हो गया,
उसके बाद से शुगर यानी कि चीनी हो गया, C12, H22 और O11 हो गया। उसके बाद से डायमंड हो गया, हीरा डायमंड हो गया। उसके बाद से आप लिख सकते हैं K2SO4 आयनिक बहुत सारे। उसके बाद से पोटेशियम साइनाइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ऐसे जितने भी आपके आएंगे ये सारे चीज आपके किस में आएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में आएंगे, क्योंकि इनको तोड़ने पर, क्रिस्टलीय का मतलब होता है कि किसी भी ठोस को तोड़ने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से टूट जाए, उसको क्रिस्टलीय। और जिसको उस रूप में आसानी से न तोड़ा जा सके वो अक्रिस्टलीय, क्योंकि उसकी संरचना जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। अब इनके अगर लक्षण देख लें हम अक्रिस्टलीय पदार्थों के, अक्रिस्टलीय ठोसों के, तो अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, माने एक क्रम के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, यानी कि ये जुड़ते रहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें ऐसे कुछ, तो ये इस रूप में, यानी कि ऐसे, तो इस रूप में देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं और ऐसे ही चारों तरफ से जुड़ते जाएंगे। जैसे हीरा एग्राफाइट की आप संरचना देखते हैं तो इनमें एक निश्चित क्रम होता है जुड़ने का, तो ये निश्चित एवं तीक्ष्ण ऐसा निश्चित इनकी व्यवस्था होती है। उसके बाद से इनका, इन अवयवी कणों का या क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है, यानी कि उनमें एक निश्चित एवं तीक्ष्ण, शार्प, बहुत तीव्र होता है, यानी कि तीक्ष्ण होता है। उसके बाद से इनके भौतिक गुण जैसे चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, आयनिक भौतिक गुणों में जितने भी चीजें आती हैं वो इनके आदि का मापन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ये नहीं कि कठोरता का मापन एक में करेंगे और चालकता का भी एक ही में कर लेंगे, अपवर्तनांक भी एक ही में कर लेंगे, या अन्य चीज जितने भी हैं उनका सब चीज का एक ही में नहीं, जितने भी उसके भौतिक गुण हैं उन सभी का मापन हम अलग अलग तरीके से करेंगे। इनकी स्थितिज ऊर्जा उच्च होती है, इनकी स्थितिज ऊर्जा उच्च होगी और गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, निम्न होगी। इनको तोड़ करके अलग अलग क्रिस्टलों के रूप में आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को हम लोगों ने देख लिया, इसके एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यह समझा कि ठोस क्या है और ठोस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में नमक, चीनी, एक्सोनिट इसमें लिए हम लोग, और अक्रिस्टलीय में कांच, रबड़, प्लास्टिक, एक्सोनिट उसमें हम लोगों ने लिया और इसके गुणों को हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस और उनमें किस प्रकार का कैसा व्यवहार होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और विस्तृत रूप से हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप MS टीम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना हमें सुझाव दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।